प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एक टॉपिक के बारे में विचार किया था, पढ़ाई की थी, उसका नाम था क्रिया। व्यवहारिक व्याकरण का जो पहला टॉपिक था क्रिया, वो हमारा चल रहा था और इसमें हमने एक कर्मक क्रिया तक पढ़ाई कर ली थी। एक कर्मक क्रिया यानी कि ऐसी क्रिया जिसका कोई भी कर्म नहीं होता है, उसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था, जैसे रमेश सोता है, मोहन हंस रहा है, वगैरह वगैरह। इसके उदाहरण भी हमने देख लिए थे। आज हम बात करते हैं कि एक कर्मक क्रिया के भेदों की। आज हम बात करते हैं एक कर्मक क्रिया के भेदों की। तो विद्यार्थियों, एक कर्मक क्रिया के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वो दो ही होते हैं। एक कर्मक क्रिया के भेद, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कर्मक क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार की होती है। तो एक कर्मक क्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से दो ही इसके भेद होते हैं, दो ही प्रकार होते हैं। पूर्ण एकर्मक क्रिया और दूसरी है अपूर्ण एकर्मक क्रिया। नंबर 1 है पूर्ण एकर्मक क्रिया, दूसरी है अपूर्ण एकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण एकर्मक क्रिया, दूसरी है अपूर्ण एकर्मक क्रिया। नंबर 1 की बात करते हैं पूर्ण एकर्मक क्रिया की, कि जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। पहली बात करते हैं पूर्ण एकर्मक क्रिया की, कि जो क्रिया इसमें हमने क्या देखा कि जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। हमने क्या देखा कि पूर्ण एकर्मक क्रिया में हमने देखा कि जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, इसमें हमने देखा इसमें कर्ता की दशा, गति आदि का बोध होता है। इसमें कर्ता की दशा, गति आदि का बोध होता है। इसकी परिभाषा हमने क्या देखी कि जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, इसमें कर्ता की दशा, गति आदि का भी बोध होता है, उसे हम पूर्ण एकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, इसमें जो उदाहरण है, जैसे नंबर 1 है गाय रंभा रही है। नंबर 1 एग्जाम्पल में हमने देखा कि गाय रंभा रही है। दूसरा है मितिल हंस रहा है। मितिल हंस रहा है। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि ऋषिता सो रही है। ऋषिता सो रही है। और चौथा है श्रेष्ठ, और चौथा जो पॉइंट है वह है श्रेष्ठ रो रहा है। इसमें हमने देखा कि इसके 4 एग्जाम्पल हमने देख लिए कि एकर्मक क्रिया के भेद में हमने देखा कि एकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, पूर्ण एकर्मक क्रिया और अपूर्ण एकर्मक क्रिया। पूर्ण एकर्मक क्रिया में हमने देखा कि जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण
अर्थ प्रकट करती है। इसमें कर्ता की दशा, गति आदि का बोध होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा, गाय रंभा रही है, मितिल हंस रहा है, ऋषिता सो रही है, और चौथे नंबर पे आता है कि श्रेष्ठ रो रहा है। यानी कि इन वाक्यों में रंभाने की दशा, हंसने की अवस्था, सोने की अवस्था व रोने की दशा का बोध हो रहा है। अतः ये पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। दूसरे नंबर पे आता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरी हम देखते हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया की। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं कि जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए, जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए, इसमें हमने देखा अपूर्ण अकर्मक क्रिया में हमने देखा कि जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले, कर्ता से संबंध रखने वाले, हमने क्या देखा अपूर्ण अकर्मक क्रिया में देखा कि जिन क्रियाओं की पूर्णता के कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता होती है, किसी शब्द की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हमने क्या देखी कि जिन क्रियाओं की पूर्णता के कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता होती है, उसे हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे नंबर 1 है मितिल बहुत तेज निकला। एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, जैसे नंबर 1 है मितिल बहुत तेज निकला। एक एग्जाम्पल अपने सामने है कि मितिल बहुत तेज निकला। इसमें हम क्या देखेंगे, वाक्य में जो तेज है उसका संबंध कर्ता के साथ है। ये जो तेज है कर्ता कौन है, मितिल, कि इस वाक्य में तेज का संबंध जो है वो कर्ता के साथ है। यदि इसको वाक्य में से हटा दें तो वाक्य जो है वो अपूर्ण हो जाएगा। इस तेज को इस पूरे वाक्य में से हटा दिया जाता है तो वाक्य पूर्ण होने के स्थान पर कैसा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं मैं स्वस्थ हूं। दूसरा जो है मैं स्वस्थ हूं, इसमें वही बात आती है, इस स्वस्थ को हटा दिया जाए तो मैं हूं, जो अपने आप में क्या कौन सा वाक्य हो जाएगा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पड़ोसी चालाक निकला। अब पड़ोसी चालाक निकला, उसमें से चालाक को हटा दिया जाए तो पड़ोसी निकला, अर्थात अपूर्ण वाक्य है। श्याम वकील बनेगा, मोहन होशियार है। इन सब में जो है, इनमें वकील को और होशियार को हटा दिया जाए तो अपूर्ण वाक्य बनेगा। अब दूसरे नंबर पे है सकर्मक क्रिया। पहले हमने देखा कि अकर्मक क्रिया, अब दूसरे नंबर पे है सकर्मक क्रिया। दूसरी जो क्रिया है वह है सकर्मक क्रिया। नंबर दूसरी पे है सकर्मक क्रिया। पहली है अकर्मक क्रिया और उसके भेद हमने पढ़ लिए। दूसरी है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर
कर्म पर पड़े। हमने देखा, इसकी परिभाषा हमने देखी कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह क्रिया जो है सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें हमने देखा कि वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, एग्जाम्पल में देखें, बच्चा चित्र बना रहा है। इसमें विद्यार्थियों एक बात और है कि इसमें सकर्मक क्रिया जो होती है, इस क्रिया में जो पहला एग्जाम्पल है वो हमने देखा, इसमें कर्म जरूर होता है कि बच्चा चित्र बना रहा है। इसमें बच्चा तो क्या है? कर्ता है। चित्र क्या है? कर्म है। और बनाना क्रिया है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? चित्र। और चित्र क्या है? कर्म है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, गीता सितार बजा रही है। गीता, दूसरा एग्जाम्पल देखें, गीता सितार बजा रही है। यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा है सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तीसरा जो है सुरेश पुस्तक पढ़ता है। चौथी की अगर अपन बात करें कि बालक दूध पीता है, बालक दूध पीता है। इन सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, उसमें क्रिया का फल जो है वो कर्ता को छोड़ करके किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं विद्यार्थियों, ये सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भेदों की। सकर्मक क्रिया के भेद, बात आती है सकर्मक क्रिया के भेद। इसके दो भेद होते हैं। यानी कि बात करें कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया और नंबर 2 है द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के हमने भेद देखे। पहली है एक कर्मक क्रिया, दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, उसे हम एक कर्मक क्रिया के नाम से, उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। एक कर्मक क्रिया में हमने पढ़ा कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मां पढ़ रही है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि मां पढ़ रही है। एक कर्मक क्रिया में हमने देखा कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि मां पढ़ रही है। यहां मां के द्वारा एक ही कर्म हो रहा है और वो कर्म कौन सा हो रहा है? पढ़ना। तो इस एग्जाम्पल में कौन सी क्रिया आएगी? एक कर्मक क्रिया। ये मां पढ़ रही है, इसमें हमने देखा कि यहां मां के द्वारा एक ही कर्म हो रहा है और वो कर्म कौन सा हो रहा है? पढ़ना। तो इसमें क्या हमने
तो इसमें कौन सी क्रिया आएगी? एक कर्मक क्रिया। अब हम दूसरी जो क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, उसकी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है, एक कर्मक का मतलब जिसमें एक ही कर्म हो, द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो कर्म हो। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा हमने देखी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, अध्यापक छात्रों को, उदाहरण देखें, अध्यापक छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है द्विकर्मक क्रिया का। तो इस क्रिया के साथ दो कर्म हैं, कौन कौन से हैं? छात्र और विज्ञान। छात्रों और विज्ञान दोनों क्या है? कर्म है। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं कि अध्यापक छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यानी कि इस वाक्य में क्रिया के साथ छात्रों और विज्ञान ये दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। अब हम बात करते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हमने पढ़े। कर्म के आधार पर क्रिया के हमने दो भेद पढ़े। पहला पढ़ा हमने एकर्मक क्रिया, दूसरा हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया। दोनों के उदाहरण, दोनों के प्रकार भी हमने देखे। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं, क्लास का जो पॉइंट है वो ये है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। एक लास्ट का पॉइंट अपना और है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए बहुत ही एक सरल सी विधि अपनाते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का सरल तरीका क्या है? वो सबसे सरल तरीका जो है वो देखते हैं कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको आदि लगाकर, क्या, किसे या किसको अपन देखते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान का सबसे सरल तरीका हम देखते हैं कि क्या, किसे या किसको लगा करके प्रश्न उठाना चाहिए। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ मिले, यानी कि यस मिले, तो क्रिया सकर्मक होगी, और यदि उत्तर न मिले तो क्रिया जो होगी वो अकर्मक होगी। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जैसे रमा आम खाती है। उदाहरण में देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं नंबर 1, रमा आम खाती है। इसमें हम देखते हैं विद्यार्थियों, पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा कि रमा आम खाती है। उपयुक्त उदाहरण में क्या प्रश्न उठाइए? जैसे रमा क्या खाती है, इसमें कौन सा प्रश्न उठाएंगे हम? क्या प्रश्न उठाते हैं? जैसे रमा क्या खाती है, उत्तर मिला आम, अतः यहां खाती है क्रिया सकर्मक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें कि ज्योति पुस्तक पढ़ती है,
तीसरा देखें कि लता गाना गाती है। ये सारे के सारे जो हैं सहकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान में सहकर्मक क्रिया के। तो विद्यार्थियों, हमने क्रिया नामक टॉपिक जो है हमारा पूर्ण होता है। क्रिया के बारे में हमने पढ़ाई की। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए